हेलो दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर रियलिज़म और न्यू रियलिज़म की थ्योरी के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर हम लोग ज़्यादातर हिस्ट्री पढ़ते हैं, जंगों को पढ़ते हैं। जंग या वार्स इसलिए पढ़ते हैं कि हम उनके रीज़न्स को जान सकें, देख सकें कि ये जंगें किस वजह से हुई, उनके मुहर्रकात क्या थे। और इन मुहर्रकात को, रीज़न्स को जानने के लिए हमारे पास जो टूल होता है या ज़रिया होता है वो होती हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की थ्योरीज़, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रियलिज़म। रियलिज़म 8 पॉइंट्स के आसपास घूमता है ज़्यादातर ना, जिसके अंदर स्टेट्स सबसे इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्टर है वो स्टेट है। कोई भी स्टेट अपना डिसीजन लेती है, अपने सर्वाइवल का डिसीजन लेती है, उसने आगे कैसे मूव करना है वो डिसीजन एक स्टेट लेती है। उसमें नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं होता। और नंबर 2 पे इसमें हम आते हैं पावर्स पे, कि हर स्टेट की कोशिश ये होती है कि वो अपनी पावर को बढ़ाए, मैक्सिमाइज करे, और ताकि कोई भी दूसरी ओपोनेंट स्टेट या कोई भी दूसरी स्टेट जो है ना वो उसके ऊपर हमला ना कर सके, उसको बुरी निगाह से ना देख सके। लेकिन जब एक स्टेट अपनी पावर को बढ़ा लेती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेती है, तो दूसरी जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान एक आर्म रेस शुरू हो जाती है। वो देखते हैं कि ये स्टेट की पावर ज़्यादा बढ़ गई है तो ये हमारे लिए ख़तरा है, तो हमने अपनी पावर को बढ़ाना है। तो जब पावर बढ़ाती हैं तो वो आर्म रेस में पड़ जाती हैं। आर्म रेस की जो सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे सामने हैं वो सऊदी अरब और ईरान की हैं, पाकिस्तान और इंडिया की है, चाइना और इंडिया की है। तो ये कंट्रीज सारे आर्म रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। इसके बाद आती है स्टेटिज़म। ये बेसिक है, आईआर के अंदर सबसे बेसिक या बुनियादी जो एलिमेंट है वो स्टेट के आसपास घूमता है। उसी को ये स्टेटिज़म कहते हैं कि स्टेट होनी चाहिए। जब स्टेट होगी तो कोई डिसीजन लिया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई डिसीजन नहीं हो सकता। और उसके बाद सेल्फ हेल्प है। कोई भी स्टेट जो है ना उसने अपनी मदद खुद करनी है, क्योंकि कोई इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, कोई इंटरनेशनली गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं है जो कि सब कंट्रीज़ को लुक आफ्टर कर सके, इनको संभाल सके। जैसे कि एक जुडिशरी होती है कंट्री के अंदर, पुलिस होती है या लॉ एंड इन्फोर्समेंट के एजेंसीज होती हैं, वो मुल्क के अंदर सारी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इन चीज़ों की कमी होती है, और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से एक एनार्की का एनवायरनमेंट होता है। कोई भी किसी की हेल्प ऐसे नहीं करता, तो आपने सबसे ज़्यादा हेल्प आप अपनी खुद ही कर सकते हैं, इसलिए आप सेल्फ हेल्प की तरफ देखते हैं या अपनी हेल्प खुद करते हैं। इसके बाद आता है सर्वाइवल। हर स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, अपनी पावर को इन्हांस करती है और अपने फ़ायदे को देखती है, जिससे उसका सर्वाइवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये सर्वाइवल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है रियलिज़म के अंदर। इसके बाद आती है ज़ीरो सम गेम। तो जब कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट के साथ नेगोशिएशन कर रही होती है अपने मफादात हासिल करने के लिए, लेकिन उसको मुसलसल इसमें नाकामी हो रही हो, वो फेलियर हो रहा हो, तो वो स्टेट कोशिश ये करती है कि अपने फ़ायदे को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाए, चाहे उसके ज़रिए दूसरे मुल्क को या स्टेट को नुकसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दूसरे मुल्क पे जंग छेड़ देते हो, उसमें हमला कर देते हो, अपने मकासद तो सारे पूरे कर लेते हो, लेकिन दूसरे मुल्क का नुकसान हो जाता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियलिज़म पे। इसलिए रियलिज़म में इसको हम ज़ीरो सम गेम कहते हैं, क्योंकि ये सारी गेम आपके अपने फ़ायदे के लिए होती है। और इसके बाद ह्यूमन नेचर पे आते हैं। रियलिज़म कहती है कि इंसान की नेचर इगोइस्टिक है, ये लड़ाई चाहता है, ये अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, सेल्फिश है, इसका ये कम्पीट करना चाहता है, ये किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं देख रहा होता। इंसान की नेचर इस तरह की है, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर इंसान होते हैं, इंसानों से एक सोसाइटी बनती है, ग्रो करती है, और इंसानों की नेचर ही उस सोसाइटी में या उसके स्टेट की पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इसलिए वो स्टेट्स भी सेल्फिश और इगोइस्टिक वाली साइड पर चली जाती हैं। और कुछ लोग इसको सेल्फिश कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रूडेंस कहते हैं, कि एहतियात या मोहतात तरह की चीज़ों को करना, समझना और उनको लेकर चलना। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर मोरालिटी कुछ नहीं होती। मोरालिटी, एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप रैशनल डिसीजन करते हो, इमोशन से हट के चीज़ें लेके चलते हो, जो आपके मुल्क के लिए या स्टेट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या सर्वाइवल के लिए ठीक है, आप उन चीज़ों को लेके चल रहे होते हो। आप मोरालिटी को नहीं देखते, इमोशंस को, जज्बात को, उसको नहीं देखते। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें इनकी कोई जगह या गुंजाइश नहीं होती।
बाज़ औक़ात दुनिया में ऐसा होता है कि कोई मुल्क बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ममालिक अपनी सेल्फ हेल्प इस तरह से करते हैं कि वो अलायंस बना लेते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मीन्स इफ़ टू कैटर द इंक्रीजिंग पावर ऑफ एन वन सर्टन नेशन, किसी एक के साथ मुकाबला करने के लिए दो तीन ममालिक आपस में मिल जाते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर की तरफ चले जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर की जब करेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं ना, तो इसमें पहला आता है कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चला जाता है। वो कैसे? जब एक कंट्री बहुत पावरफुल हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी पावर बढ़ रही है, तो बाकी ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि इसकी पावर ज़्यादा बढ़ गई तो ये हमारे लिए एक थ्रेट बन जाएगा। तो आपस में एक टेम्परेरी तौर पे एक बॉन्ड बनाते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, अलाइंस में चले जाते हैं उसको कैटर करने के लिए। तो जब ये होता है तो चार पांच ममालिक की पावर बाज़ औक़ात उस एक मुल्क से ज़्यादा हो जाती है, बाज़ औक़ात कम भी होती है, जिससे उस पूरे खित्ते में, ये इलाके में आपको एक इक्विलिब्रियम जो है ना बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा होता है। एक लड़ाई वाला या एक अनस्टेबल चीज़ पैदा हो जाती है। अनस्टेबल चीज़ से डिसइक्विलिब्रियम आपका आ जाता है सिस्टम के अंदर। और ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो अलाइंसेस होते हैं, ये कोई ऑटोमेटिकली चॉइसेस नहीं होती। आप अलाइंसेस उस टाइम बनते हैं जब एक मुल्क की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वह हेजमोनिकली ग्रो कर जाता है, तो उसको कैटर करने के लिए अलाइंसेस क्रिएट होते हैं। अगर कोई मुल्क इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, जो दूसरों के लिए थ्रेट नहीं होगा, तो मे बी ये अलाइंसेस ना बन सकें। तो इसलिए एक रीज़न होती है जिसकी वजह से ये अलाइंसेस बनते हैं। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो फेवर करता है स्टेटस को। इसके एग्जांपल हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अगर कोई राइजिंग पावर किसी सोसाइटी में या किसी सिस्टम के अंदर इवॉल्व कर रही होती है, तो लाइक चाइना अभी इवॉल्व हो रहा है, एक राइजिंग पावर है, लेकिन जो स्टेटस को पावर है वो अमेरिका या उसके अलाइज़ हैं। तो वो चाइना के ख़िलाफ़ जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को है वो उसके खिलाफ मिल के अलाइंस कर रहा है, बना रहा है और उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली स्टेटस को के लिए बैलेंस ऑफ पावर को यूज़ किया जाता है। और जो रियल टर्म में अगर बात करें बैलेंस ऑफ पावर की, कि ये 100% बैलेंस ऑफ पावर हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर एक पावर बहुत तगड़ी है, एक कंट्री हेजमोनिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, दो या तीन ममालिक अगर मिलके उसके खिलाफ अलाइंस करेंगे, बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश करेंगे, या तो उनकी पावर उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी या हो सकता है उससे कम हो, जिससे वो उस मुल्क पे प्रेशर डालते हैं मुख्तलिफ ज़रिए से। बाज़ औक़ात बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एज ए पॉलिसी स्टेट के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि चाइना के अंदर भी है और रशिया के अंदर भी है। आल्दो ये दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे अलाय नहीं है, लेकिन अमेरिका को काउंटर करने के लिए, उसके खिलाफ बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए चाइना और रशिया ने आपस में अलायंस किया हो। बैलेंस ऑफ पावर जो है बेसिकली वो बिग पावर्स के लिए होती है, लाइक यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया या यूरोपीय यूनियन हो गया। इनके लिए ये बैलेंस ऑफ पावर होती है, लेकिन इनके जो अलाइज होते हैं वो जस्ट एज ए वेट के तौर पे आ रहे होते हैं। उनकी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन मेन प्लेयर बड़ी पावर्स होती हैं, ना कि छोटे कंट्रीज़ या छोटे ममालिक उसमें इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते। बैलेंस ऑफ पावर के जो पैटर्न होते हैं वो आपको दो तरह से नज़र आते हैं। एक तो उसमें डायरेक्ट आप अपोज़ किया जा रहा होता है मुस्लिम ममालिक को, और दूसरा उसमें कंपटीशन एक चल रहा होता है। और डायरेक्ट अपोज़ वाले अगर एग्जांपल आपने देखनी है तो वो आपको सऊदीया और ईरान की नज़र आएंगी, जो कि आपको इराक़ के अंदर भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, सीरिया के अंदर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुल के इन्वॉल्व हैं और पॉलिसीज़ इनकी जारी हैं। यमन के अंदर भी ये खुल के एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक्शन। और जो दूसरा पैटर्न है बैलेंस ऑफ पावर का, कंपटीशन वाला, जिसके अंदर फिज़िकली या मिलिटरीली तौर पे ममालिक इन्वॉल्व नहीं होते एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन कम्पीट कर रहे होते हैं, जिसमें वो अदर रिसोर्सेज को, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट आ जाती है, आप दूसरे मुल्क के अंदर सरमायाकारी कर रहे होते हैं ताकि वो तगड़ा होकर निकले और वो दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ आप यूज़ कर सकें। जैसे कि चाइना और यूएस के दरमियान चीज़ें चल रही हैं। चाइना सीपैक या वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए कोशिश कर रहा है कि वो यूएस के ख़िलाफ़ एक अपना एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर सके, लेकिन यूएस इसके ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ इस तरह से एक्ट कर रहा है कि वो इस टाइम क्वाड 4 की ज़रिए चाइना पे प्रेशर डाल रहा है, जिसके अंदर इंडिया आता है, जिसके अंदर जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और यूएस खुद इन्वॉल्व है, जो कि चाइना को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। बैलेंस ऑफ पावर के हम कुछ एग्जांपल्स हिस्टोरिकली देखते हैं, जिसके अंदर कांग्रेस ऑफ वियना
1815 सबसे पहले आती है, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट की जब शिकस्त हो गई तो उसके बाद ये कांग्रेस ऑफ वियना कॉल की गई और इसके अंदर भी बैलेंस ऑफ पावर को डिस्कस किया गया ताकि यूरोपियन पावर्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग में ना जा सकें। और अगर वर्ल्ड वार टू की बात करें तो वहाँ पे एलाइज़ और एक्सिस ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए अलाइंसेस बनाए। आपके एलाइज़ के अंदर इंग्लैंड शामिल था, फ्रांस था, यूएस था, और एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी था, इटली था, जापान था। इन लोगों ने अपना अलाइंस किया हुआ था। कोल्ड वार के टाइम के अंदर यूएस ने एक अपना वेस्टर्न ब्लॉक बनाया था जिसके लिए उसने एक नेटो बनाई थी, और रशिया ने या यूएसएसआर ने ईस्टर्न ब्लॉक बनाया था जिसके लिए उसने एक वारसा की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी टू बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़। आईआर के कुछ हम फेमस पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है थुसिडाइड्स का, जिसने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वार के ऊपर एक बुक लिखी है। और सन त्ज़ू ने एक बुक लिखी वार के ऊपर जिसका नाम आर्ट ऑफ वार था, जिसके अंदर कैसे एक जंग लड़ी जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। मैकियावेली ने द प्रिंस के में एक किताब लिखी है जिसके अंदर बताया गया है कि एक लीडरशिप को रियलिज़म के लिहाज से कैसा होना चाहिए। उसको अपनी पॉलिसीज़ में एक फॉक्स की तरह होना चाहिए, कनी होना चाहिए, और एक लाइन की तरह ब्रेव होना चाहिए। और थॉमस हॉब्स ने अपनी बुक्स हॉब्स लेविथन में भी एक ह्यूमन नेचर के हवाले से बताया कि जो स्टेट की पॉलिसीज़ होती हैं वो ह्यूमन नेचर की को ही रिफ़्लेक्ट कर रही होती हैं। जिस तरह की आवाम होती है, उनकी एक सोच होती है, उसी तरह का पैटर्न आपको आपके स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर भी नज़र आ रहा होता है। ये कार ने अपनी बेहतरीन और फेमस किताब लिखी 20 ईयर्स क्राइसिस, वो भी रियलिज़म पे थी। हैंस जिम और गैंतो बहुत फेमस। वर्ल्ड वार टू के बाद उसने अपनी एक बुक लिखी पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस, जो रियलिज़म के हवाले से है, जिसको बताती है। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ रियलिज़म के बारे में। तो बेसिकली रियलिज़म दो तरह का होता है, एक तो क्लासिकल रियलिज़म है, दूसरा न्यू रियलिज़म है, और बाकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव रियलिज़म है। तो सबसे पहले क्लासिकल रियलिज़म के बारे में बात करते हैं। इसमें थुसिडाइड सबसे पुराने एक फ़िलासफ़र्स हैं जो अगर रियलिज़म के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है। किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वार, जिसमें वो बताते थे कि एथेंस और स्पार्टा के दरमियान एक जंग हुई है, और इस जंग होने की वजह ये थी कि एथेंस की पावर बढ़ गई थी। तो ये एक पावर स्ट्रगल थी जो एथेंस और स्पार्टा की वजह से एक उनके दरमियान थी, और जिसकी वजह से उनके दरमियान जंग हुई थी। और दूसरा वो बताता है कि ह्यूमन नेचर जो है ना वो बेसिकली वो सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं पावर उसके पास है, पावर ग्रैबिंग हो, और वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर सके, दूसरों को सब्जुगेट कर सके अपना ना। और जो तीसरा उसका पॉइंट था थुसिडाइड्स का, वो ये था कि मोरालिटी कोई नहीं होती, कोई लॉ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। तो आपने चीज़ें जो है ना मॉरल ग्राउंड पे नहीं देखनी। इसकी एग्जांपल अगर हम आज के दौर में देखना चाहें तो रोहिंग्या मुसलमानों की है, जो वहाँ से मलेशिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन मलेशिया ने उन्हें अपने मुल्क में नहीं आने दिया, इंसानियत की बेस पे भी नहीं आने दिया, क्योंकि उनके स्टेट की जो रिक्वायरमेंट थी या इंटरेस्ट थे वो डिफरेंट थे इससे। इंडिया ने भी उन लोगों को नहीं आने दिया। जैसे कि हमें इमिग्रेंट देखें जो सीरिया वगैरह से यूरोप जाते हैं, तो यूरोप वाले भी उनको इंसानियत के नाते नहीं आने देते, क्योंकि जंगें तो सारी यूरोप ने की हैं उधर सीरिया में या मिडल ईस्ट में। तो मॉरल ग्राउंड पे तो उन्हें आने देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मोरालिटी नहीं होती, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी बेस पे वो अपने फैसले करते हैं। अब हम बात करेंगे मोरगेंतो के 6 पॉइंट्स की तरफ। मोरगेंतो भी एक क्लासिकल रियलिज़म का एक बहुत ही फेमस फ़िलासफ़र है, जिसने अपने 6 पॉइंट पेश किए थे, 6 प्रिंसिपल्स थे रियलिज़म के। उसमें सबसे पहले तो था कि ह्यूमन नेचर ही इगोइस्टिक है, एक कंपटीशन में जाने वाली है, सेल्फिश किस्म की है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो वार मॉन्गरिंग ह्यूमन बीइंग के नेचर में होता है। तो इस वजह से स्टेट्स भी जो हैं वो भी सेल्फिश होती हैं, और स्टेट्स चाहती हैं उनके पास पावर ज़्यादा है, पावर ग्रैब हो, नेशनल इंटरेस्ट को वो देखते हैं, अपने आप पहले अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, उसके बाद दूसरों का सोचते हैं, और चाहते हैं कि दूसरी स्टेट्स को वो सब्जुगेट करें, उनके ऊपर अपनी हुक्मरानी जमाएं और उन पर रोक डाल सकें। और जो चौथा पॉइंट है कि मतलब कोई भी आपका फिक्स दुश्मन या दोस्त नहीं होता फॉरेन पॉलिसी में, नेशनल इंटरेस्ट के लिहाज से। आज अगर कोई आपका दोस्त है तो कल आपका दुश्मन हो सकता है। जैसे रशिया था वर्ल्ड वार टू में, वो यूएस का अलाइंस में था, लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद वो दोनों आपस में एनमीज़ बन गए। और जापान जो था वो भी वर्ल्ड वार टू में एनमी था यूएस का, लेकिन आफ्टर दैट
वो अब भी उसके अलायंस के अंदर है। तो ये फिर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, जो आज आपका दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है, जो आज आपका दुश्मन है वो कल आपका दोस्त भी हो सकता है। और जो प्राइवेट मोरालिटी होती है, मीन्स जो इन दो इंसानों का इंट्रैक्शन या सोसाइटी में इंट्रैक्शन हो रहा होता है उस वो डिफरेंट होती है। और जो पब्लिक मोरालिटी या स्टेट की मोरालिटी डिफरेंट है। स्टेट की मोरालिटी सिर्फ इस चीज़ पे बेस करती है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे इंटरेस्ट है, वो पूरे होने चाहिए। दूसरा इंसान या दूसरी स्टेट, वो उसका जो नुकसान होता है इट्स हिज, उसका अपना कंसर्न है, उससे किसी भी स्टेट को कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोच रही होती है। ये मोरालिटी इज़ डिफरेंट है दोनों की। और जो पॉलिटिक्स है वो ऑटोनमस होती है। मींस पॉलिटिक्स का किसी मॉरल चीज़ से, किसी एथिक्स से, किसी रिलीजन से, किसी भी चीज़ से कोई लिंक नहीं है। वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट या अपनी चीज़ों को देख रही होती हैं अखलाकियात की बेस पे या मॉरल ग्राउंड पे। या किसी रिलीजन ने अगर कोई बात की है तो पॉलिटिक्स उसको नहीं देखती, वो अपने अपने फ़ायदे के लिहाज से चीज़ों को देख रही होती थी। अभी हम बात करेंगे न्यू रियलिज़म के ऊपर। न्यू रियलिज़म में भी स्टेट तो एक मेन एक्टर होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टर समझती है न्यू रियलिज़म के अंदर। उसके अंदर वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पावर ग्रैबिंग होती है, स्ट्रक्चर वाइज होती है, उसके एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म होता है जिसके मुताबिक वो पावर ग्रैब कर रही होती है कोई भी स्टेट जो होती है। और इसमें बाकी फैक्टर्स भी होते हैं स्टेट के अलावा। इसमें ह्यूमन नेचर की बेस के ऊपर जो जंगें हो रही होती है वो नहीं होती। ह्यूमन नेचर का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, इसमें स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। तो इसमें फ़र्क जो आ रहा है क्लासिकल में और न्यू रियलिज्म में, ये है कि उसमें हम कहते हैं कि इंसान वार मॉन्गरिंग है, इंसान सेल्फिश है, इगोइस्टिक है। लेकिन न्यू रियलिज्म ये नहीं कहता, ये कहता है इंसान का इसमें रोल नहीं है, इसमें दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं जो इस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। बाकी न्यू रियलिज्म के अंदर भी वही चीज़ आती है कि मोरालिटी वगैरह नहीं होती किसी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तो बेसिकली दो पॉइंट्स का फ़र्क है। एक तो ये कि ह्यूमन नेचर की वजह से जंगें या कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। दूसरा ये कि नॉन स्टेट एक्टर भी अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी इवेंट के अंदर, किसी भी कन्फ्लिक्ट के अंदर। न्यू रियलिज्म का जो कंसेप्ट था वो केनेथ वॉल्स ने 1979 में अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रेजेंट किया था। उसने स्ट्रक्चर की बात की थी। उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना वो अनार्किक सिस्टम है। उसमें कोई मोस्ट डोमिनेंट पावर नहीं है जो सबको कंट्रोल कर सके, जिसकी वजह से अनार्किक सिस्टम, अनार्किक प्रॉब्लम्स रहती हैं। और उसने सोशल साइंटिफिक सिस्टम की बात की थी, मेथड्स की बात की थी। क्योंकि आप इंसान के अंदर इगोइस्टिक प्रॉब्लम या सेल्फिशनेस या उसकी जो खूबियाँ या खामियाँ हैं ना उसको आप जांच नहीं सकते, परख नहीं सकते। लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, आप उनको कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉपर साइंटिफिक, सोशल साइंटिफिक मेथड के ज़रिए। अभी हम कुछ स्टेटस को के एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे रियलिज्म के बेस पे दूसरे स्टेट्स ने उन पे अटैक किया है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, नेपोलियन बोनापार्ट जब हुक्मरान बना फ्रांस का, तो बाकी सारी यूरोपियन पावर ने उनके साथ जंग कर दी क्योंकि वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो स्टेटस को पावर्स होती हैं। जब अरब स्प्रिंग यमन में आया तो सऊदी अरब को अपना ख़तरा पड़ गया, तो उन्होंने भी यमन में हूसी बागियों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। और ईरानियन जब रेवोल्यूशन आई 1979 में, तो ये स्टेटस को की जो पावर थी यूएस, वो इसके ख़िलाफ़ थी, वो इसको एक्सेप्ट ना कर सकी और इराक़ के ज़रिए उसने ईरान के साथ एक जंग छेड़ दी जिसमें ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अभी हम रियलिज़म में 3S की बात करेंगे। इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेटिज़म, सर्वाइवल या सेल्फ हेल्प, ये बस उनका एक ख़ास नाम है रियलिज़म के अंदर ना, IR के अंदर, इसको हम 3S कहते हैं। हम सबको समअप करेंगे, हमने जितनी भी चीज़ की है उसको कंक्लूड करेंगे। तो उसके जो ओवरऑल जो पॉइंट्स बनते हैं ना वो ये थे कि ह्यूमन नेचर के हवाले से बात की गई है शुरू में ना, कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, इगोइस्टिक है और एक कन्फ्लिक्ट को पसंद करने वाली है, जिसकी बेस पे यही आपको बिहेवियर ट्रेंड जो है स्टेट्स में नज़र आते हैं। और वो भी वार मॉन्गरिंग होती हैं, अपने अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं या अपने इंटरेस्ट को देख रही होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर पावर ग्रैब कर रही होती हैं और आप पावर बढ़ा रहे होते हो, जिसकी वजह से बाद को आर्म रेस भी शुरू हो जाती है और पावर ग्रैबिंग होती है। फिर स्टेटिज़म का कॉन्सेप्ट था कि हर मुल्क की अपनी एक स्टेट होनी चाहिए, किसी की स्टेट होगी तो उसकी पावर होगी या से होगी। लाइक जैसे कुर्द हैं, उनकी अपनी कोई स्टेट नहीं है तो उनकी अपनी कोई से भी नहीं है, तो स्टेट होना बहुत ज़रूरी है रियलिज़म के लिहाज से।
और क्योंकि सिस्टम अनार्किक है तो आपको सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी, अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा और अपनी पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने खुद करनी है। और सर्वाइवल भी आपका अपनी पावर के बढ़ाने से होगा, अपने अपने सिर्फ इंटरेस्ट देखने से होगा, आप किसी दूसरे के हवाले से नहीं सोचते। और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मोरालिटी की कोई जगह नहीं है, हर चीज़ प्रैक्टिकल बेस पे होती है। आप अपने इंटरेस्ट देखते हो और अपने लिए सोचते हो, किसी और के हवाले से स्टेट नहीं सोचती, स्टेट अपने डिसीजंस लेती है। स्टेट के मॉरल ग्राउंड इंडिविजुअल मॉरल ग्राउंड से सेपरेट हैं, वो रिलीजन से या बाकी चीज़ों से इंडिपेंडेंटली होती है रियलिज़म के अंदर। और इसमें हमने न्यू रियलिज़म की बात की। न्यू रियलिज़म क्लासिकल रियलिज़म से इसलिए डिफरेंट था कि उसमें जो वार मॉन्गरिंग के हवाले से या जंग होने की रीज़न इंसान की इगोइस्टिक या सेल्फिश होने को कहा गया, करार दिया गया। लेकिन न्यू रियलिज्म कहता है नहीं, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा बना हुआ है, क्योंकि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक बड़ा जिसे हम चौधरी कह सकते हैं कि वो नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस वजह से जो है ना कन्फ्लिक्ट्स हैं, अनार्की है। तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, ना कि ये किसी इंसान की वजह से, उसकी उसकी करैक्टरिस्टिक की वजह से स्टेट्स इस तरह के वार की तरफ नहीं जाती, जंगें इस वजह से नहीं होती। जंग होने की वजह ये है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई किसी को देखने वाला या कंट्रोल करने वाला नहीं है। और इसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात हुई, स्टेट भी इम्पॉर्टेंट है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं एक पॉलिसी बनाने के हवाले से, रियलिज़म के हवाले से। जिसकी एक फेमस एग्जांपल जो है वो ISIS है, जिसको हम दाइश भी कहते हैं, ISIL भी कहते हैं। तो वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके